नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसीएस वाणी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पता है दोस्तों, सीटेट के एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी गई हैं। 28 दिसंबर से एग्ज़ाम प्रारंभ हो रहे हैं और 8 फरवरी तक एग्ज़ाम चलेंगे। इसलिए आपके पास टाइम बहुत कम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट्स का रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। और इसी को दृष्टि में रखते हुए दोस्तों, हमने प्रैक्टिस सेट प्रारंभ कर दिए हैं और अपने चैनल में इससे संबंधित वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर उनको पूरा ज़रूर देखिए। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। और ये दोस्तों पूर्व में जो क्वेश्चन पेपर हुए थे, ठीक है, उसी के प्रश्न पत्र हैं ये, और उन्हीं का हम आपके सामने सॉल्यूशन प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये दोस्तों प्रश्न पत्र होंगे आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित, यानी पेडागोजी से संबंधित ये प्रश्न होंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। मतलब इन ऑप्शनों में से, ठीक है, कौन एक है ऐसा ऑप्शन जिसको मतलब जो है स्टेनबर्ग ने अपने सिद्धांत में जो है संबोधित नहीं किया है। दोस्तों स्टेनबर्ग ने बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो उसमें तीन मतलब जो है बातें उन्होंने कही थी। एक संदर्भगत, ठीक है, और एक अनुभविक, और एक जो है घटक संबंधित बातें कही थी। तो मतलब इन्होंने देखिए ये बात कही थी, संदर्भगत भी कही थी और अवयवभूत भी कही थी। तो इसका मतलब ये है कि ये सामाजिक जो है सामाजिक पक्ष की बात नहीं की थी अपने सिद्धांत में। स्टेनबर्ग ने दोस्तों अपने सिद्धांत में सामाजिक पक्ष की बात नहीं की थी। मतलब ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। मतलब सामाजिक पक्ष के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया था। मतलब इन तीनों को संबोधित किया गया था, सिर्फ सामाजिक पक्ष के अतिरिक्त। आगे चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत बल देता है। हार्वर्ड गार्डनर दोस्तों उन्होंने बुद्धि का बहुरूप सिद्धांत दिया था। दोस्तों ये अमेरिका के थे। तो इन्होंने बताया था कि हर व्यक्ति में मतलब जो है अलग से मतलब विलक्षण योग्यताएं होती हैं, ठीक है, और उसी का अकॉर्डिंग उनमें बुद्धि होती है। जैसे टीचर है तो टीचर में अलग से बुद्धि होगी, उसका मतलब अलग से एक विलक्षण योग्यता होगी। तो इन्होंने मतलब तरह तरह की विलक्षण योग्यताओं की बात की थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं का मतलब पर बल दिया था कि हर व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती, उसी के अनुरूप उनमें बुद्धि होती। 8, ठीक है ना, रूप बताए थे इन्होंने। ठीक है, आगे चलते हैं। था फा चा ध्वनियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। ये रूपिम है, लेखिम है, शाब्दिम है और स्वनिम। देखिए फोनिम जो होते हैं, इंग्लिश देख लीजिए। फोनिम मतलब ध्वनि, यानी जो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि की, वो फोनिम होती हैं। जैसे का, खा, ये सब फोनिम है, ठीक है। और रूपिम क्या होते हैं दोस्तों, जो हमारे शब्द होते हैं, जैसे सार्थक जो शब्द बनते हैं वो रूपिम है। जैसे का और माँ को मिला दिया जाए तो एक मतलब जो है शब्द बन जाएगा, सार्थक बनेगा, तो ये रूपिम हो गया, ठीक है। ये आगे चलते हैं। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए दोस्तों, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए। ऑप्शन एक है अच्छा अच्छी, ठीक है, लड़का लड़की रहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए, कुश्ती में भाग न लो ऐसा कहना चाहिए। लड़कों को जोखिम में उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। मतलब एक साथ कभी भी जब भी जेंडर की बात होगी तो उसको ख़त्म करना है। अगर जेंडर रूढ़िवादिता है तो बच्चे जो हैं उनको साथ में आप रखो, ठीक है। जो लड़के लड़कियां हैं उनको आप साथ में रखो, तो ऐसे में जेंडर फीलिंग नहीं आएगी। ओके, आगे चलते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता ख़त्म होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए, ठीक। तो मतलब व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों की निष्पादन योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है अयोग्य है, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। विभिन्नताओं की बात तभी तो होगी ना। आगे चलते हैं। ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षार्थियों में व्यक्ति विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग करना चाहिए। विद्यालय को कैसा सहयोग करना चाहिए व्यक्ति विभिन्नताओं को, ठीक है, संबोधित करने के लिए। बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर प्रदान करना। आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। जब भी बाल केंद्रित की बात हो तो वही ऑप्शन सही होता है, आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं।
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बल देता है। देखिए सतत व्यापक मूल्यांकन मतलब दोस्तों, जब भी आप मूल्यांकन करें किसी चीज़ का तो सुधार की बात होगी। मतलब जैसे आप किसी बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हो तो उसमें आप जब मूल्यांकन करोगे तो ये पता चलेगा कि इसमें क्या कमी है और उस कमी को आप दृष्टि में रखते हुए उस बच्चे में सुधार करोगे। तो ये सुधार की बात होती है। जब भी सतत व्यापक मूल्यांकन की बात होगी तो सुधार की बात होगी। तो इसका ऑप्शन आपका क्या सही, सुधार की बात कहाँ पर है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सीखने को किस प्रकार अवलोकित और रिकॉर्ड और सुधारा जाए, मतलब जो है सीखने को और कैसे बेहतर बनाया जाए और रिकॉर्ड को और सुधारा जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्यालय आधारित आकलन है। विद्यालय आधारित आकलन दोस्तों क्या है? शिक्षा पूर्व की जवाबदेही कम करता, गलत हो गया। सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न, ये भी बाधा नहीं, गलत हो जाएगा। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर हम देखें लापरवाह की बात, कभी भी जो ये निगेटिव वर्ड हैं, बाधा पहुंचाना, ठीक है ना, बाधा उत्पन्न करना, लापरवाही, अगंभीर, ये शब्द को हमेशा ऑप्शन से हटा दीजिए। यानी ये जब ऑप्शन में ये शब्द हों तो इसका मतलब वो ऑप्शन गलत है। ठीक है, जो सबसे उपयुक्त, ठीक है, पॉजिटिव ऑप्शन हो उसी का आंसर सही होता है। आगे चलते हैं। सीखने की तत्परता इशारा करती है। सीखने की तत्परता किसी को इशारा करती है दोस्तों आप ऑप्शन हो जाएंगे शिक्षार्थियों को सामंजस्य योग्यता पर, समान योग्यता पर, सीखने की सातत्यायक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करना, थर्डाई के तत्परता के नियम। तो दोस्तों आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक स्तर को सुधारने के लिए। ठीक है, संज्ञानात्मक, कभी भी सीखने की तत्परता तभी होगी जब उसमें संज्ञानात्मक स्तर अच्छा होगा। आगे चलते हैं। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना उचित होगा? अगर कहीं मतलब बच्चे आपकी कक्षा में विकलांग हैं तो उसको शिक्षा जो मतलब जो है शिक्षक होगा क्या कहेगा वो उन बच्चों को? तो कभी भी ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए बच्चों को जिनसे उनमें हीन भावना उत्पन्न हो। ठीक है, हमेशा प्रोत्साहन की भावना उनमें होनी चाहिए। तो पहिया कुर्सी वाले बच्चे, ये शब्द ये गलत हो गए। पहिया कुर्सी वाले बच्चे जाने के लिए असमर्थ साथी की मदद ले लें। पहिया कुर्सी वाले बच्चे, ये कोई शब्द होता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त, ठीक है, बच्चे कक्षा में ही वैकल्पिक गतिविधि कर सकते। असुविधाग्रस्त की देखिए बात हो रही है, इसी बच्चों को बुरा भी नहीं लगेगा, उनको मतलब उनके नाम से पुकारा नहीं जा रहा कि आप विकलांग हो। ठीक है, असुविधाग्रस्त बताया जा रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखियाँ शब्द नहीं यूज कर सकते आप। पोलियोग्रस्त बच्चे, ये भी गलत हो जाएगा, उनको बुरा लगेगा। के अतिरिक्त, देखिए के अतिरिक्त यहाँ भी बात हो रही है, मतलब ये जो ऑप्शन हो गए के अतिरिक्त मतलब बाकी सही होंगे। निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। मतलब जो है सिर्फ एक को छोड़ करके, ठीक है, सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, देखिए अधिगम अक्षमता का मतलब क्या हो आप ये पहले समझ लीजिए। देखिए अधिगम का मतलब सीखना, अक्षमता तो ऐसे बच्चे जो मतलब सीखने में अक्षम हो, अक्षम हो, ठीक है ना, सक्षम ना हो, ठीक, उनकी बात हो रही है। मतलब ऐसे बच्चे होते हैं जो कुछ मूडी स्वभाव के होते हैं, वो जल्दी सीखते नहीं हैं। ठीक है ना, अत्यधिक चिंतित बच्चे ये बहुत कम सीखते हैं। ठीक है ना, तो वही बात हो रही कि जो कौन से बच्चे हैं अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, अधिगम अक्षमता, ठीक है, सीखने में मतलब सक्षम ना हो। तो ऑप्शन आपके देखिए मतलब के अतिरिक्त मतलब एक होगा जिससे उत्पन्न नहीं होगा। तो सेरेब्रम डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विघ्न, व्यवहारगत विघ्न, सांस्कृतिक विघ्न। ठीक, तो देखिए अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, देखिए आपके ऑप्शन सेरेब्रम डिस्फंक्शन से भी होगी। सेरेब्रम मतलब सेरेब्रम तो आप जानते ही हैं, ठीक है, और संवेगात्मक विघ्न भी होगा। इमोशनल डिस्टर्बेंस यानी चिंतित होगा, इमोशनल होगा वो। और व्यवहारगत, उसका व्यवहार भी मतलब जो उसको अधिगम अक्षमता की ओर ले जाता है। सांस्कृतिक कारक दोस्तों नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही होगा। ऑप्शन आपका दोस्तों डी सही होगा, यानी सांस्कृतिक कारक जो दोस्तों अधिगम अक्षमता उत्पन्न करने के लिए मतलब जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बाकी तीनों जो है अधिगम अक्षमता उत्पन्न करते हैं। ठीक,
देखिए, सांस्कृतिक कारक का मतलब होता है सामाजिक जो परिवेश होता है आपका, वो तो हमेशा अधिगम चीज़ मतलब आपको सिखाता है, अधिगम क्षमतावान बनाता है। यानी ऐसा नहीं कि अधिगम अक्षमता उत्पन्न करवाता है ना, अधिगम क्षमता मतलब वो अधिगम करवाता है। ठीक है, हमें समाज से कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। एक समावेशी विद्यालय, एक समावेशी विद्यालय। देखिए, समावेशी विद्यालय बहुत पूछा जाता है, आपके सिलेबस में भी मेंशन है। तो समावेशी का मतलब ही होता है कि सभी को साथ में लेकर के चलना। जो कमज़ोर विद्यार्थी हैं और जो मतलब जो है पढ़ने में अच्छे विद्यार्थी हैं, साथ में लेकर चलना। और जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उनको भी साथ में लेकर के चलना, उनमें हीन भावना उत्पन्न ना हो। यही समावेशी शिक्षा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो इसको मतलब जो है समावेशी शिक्षा संबंधित हो, ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध। देखिए, सभी की बात यहाँ पर होने लगी है ना, सभी के, यानी सभी तरह के, यानी मतलब कभी अक्षमता वाले बच्चे भी होंगे, अधिगम अक्षमता वाले भी बच्चे होंगे। तो अधिगम अक्षमता वाले बच्चे, अधिगम क्षमता वाले दोनों बच्चों को साथ में लेकर चलना है। तो यही ऑप्शन है आपके। बाकी तो आपके सब गलत होगा। चुनौतीपूर्ण उपलब्धि, देखिए, शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करना और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौती, सक्षम तो गलत हो जाएगा आपका। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के लिए अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट प्रतिबंधित, योग नहीं, गलत, ये भी गलत हो जाएगा। दोनों को लेकर साथ, योग अयोग दोनों को लेकर साथ में चलना है। शिक्षार्थियों की नियोक्ता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करना ना, ये भी गलत है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। प्रतिभाशाली बच्चे को, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनके बारे में है। आपके ऑप्शन है, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं। अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। अधिगम नियोक्ता नहीं हो सकते हैं। अब देखिए, इसका जो सबसे पॉजिटिव ऑप्शन है दोस्तों, वो आपका ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों में उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए, कुछ प्रतिभाशाली बच्चे ऐसे होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो प्रतिभाशाली मतलब जैसे संगीत उपलब्ध करवाना, खेल की व्यवस्था करवाना, ये सारी चीज़ें कभी कभी भी मतलब विद्यालयों में चीज़ें उसको उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। लेकिन और ऑप्शन है, शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है। अधिगम नियोक्ता नहीं हो सकते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है, हो सकते हैं। ठीक है, आगे अब ऑप्शन क्वेश्चन है आपका, के कारण प्रतिभाशालिता होती है। प्रतिभाशालिता किसके कारण होती है? आनुवंशिक, रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा या दोनों के संयोजन से या मनोसामाजिक कारकों से। आप देखिए, जो प्रतिभाशालिता होती है बच्चों में, देखिए, जो जैसे मम्मी पापा होंगे उनके, या आपको तो पता है हर बच्चे में आनुवंशिक लक्षण होते हैं। मम्मी पापा के लक्षण बच्चे में आते ही आते हैं। अगर पापा की बुद्धि तीक्ष्ण है, मम्मी की तीक्ष्ण, तो बच्चों में उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। ठीक, तो ये तो श्योर है कि प्रतिभाशीलता का प्रभाव जो है आनुवंशिकता की रचना, ये तो श्योर है। वातावरणीय अभिप्रेरणा भी, देखिए, वातावरण जैसे कि आपका वातावरण होगा वैसे ही उसमें फ़र्क भी पड़ेगा। जैसे कि IAS PCS के घर वाले बच्चे होंगे तो वो उसका जो बर्ताव होगा, ठीक है, रहने और का जो तरीका होगा, बोलने का जो तरीका होगा, बहुत अच्छा होगा। यानी उसमें उसका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। जैसा आपका वो इन्वायरमेंट होगा वैसे ही आप में गुण होंगे। ठीक है, इन्वायरमेंट का फ़र्क ज़रूर पड़ता है। वायोगोस्की ने दोस्तों ये बात कही थी कि सामाजिक सांस्कृतिक, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, तो उसमें ये बात कही थी कि मतलब जो है समाज का बच्चों में फ़र्क ज़रूर पड़ता है। ठीक है, वायोगोस्की थी, ठीक है ना, वायोगोत्स्की ने दोस्तों सांस्कृतिक सामाजिक सिद्धांत दिया था एक, उसमें उन्होंने ये बात कही थी। आगे चलते, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 3rd। ठीक है, मनोसामाजिक कारक नहीं है। ठीक है, आपका दोनों हो जाएंगे, दोनों के संयोजन के एक, ये दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? ठीक, बच्चों में सीखने के और सुनने के लिए अधिगम योग वातावरण सब कौन सा उपयुक्त है? आइए देखते हैं ऑप्शन आपके।
एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, अरे ये तो गलत पहले। निरंतर ग्रह कार्य करते रहना, ये भी गलत। सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। ठीक, शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। ठीक है, कैसे सीखना है मतलब। तो दोस्तों आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा, आपका डी। ठीक है, यानी शिक्षार्थियों को कुछ यहाँ छोड़ देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। देखिए, बच्चों को सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण तभी हो जाएगा जब उनको छूट दे देंगे पूरी तरह से कि आपको क्या सीखना और कैसे सीखना है। ठीक है, यह योग उपयुक्त जो है वातावरण है। आगे चलते हैं। गतिक कौशलों में अधिगम नियोग्यता, ठीक है, अधिगम नियोग्यता कहलाती है, मतलब जिसमें कुछ कमियां हो जाती हैं। ठीक है, सीखने की कमियां, नियोग्यता का मतलब जो है कमी। ठीक है, मतलब योग्य न होना। ठीक है, अधिगम के योग्य न होना। तो देखिए, गतिक कौशल आप इंग्लिश ज़रूर देख लिया करें। इसमें देखिए, इसमें समझ में नहीं आएगा। अब लर्निंग डिसेबिलिटी की बात हो रही है, सीखने की मतलब अक्षमता। मोटर स्किल इज कॉल्ड। ठीक, क्या है दोस्तों देखिए, गतिक कौशल में मतलब गतिक कौशल में अधिगम नियोग्यता का मतलब ये है कि जैसे कोई बच्चा है वो गति और समय पे अंतर नहीं मतलब जो है स्पष्ट कर पाता है। ठीक है, जैसे कि उसकी तरफ कोई गेंद आ रही है। ठीक है, तो उस गेंद को अपनी ओर पकड़ नहीं पाएगा। ठीक, यानी मतलब जो है गति और समय सामंजस्य स्पष्ट नहीं कर पाता, सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। तो उसमें ये मतलब जो है अधिगम नियोग्यता आ जाती है। समय और गति में वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता। जैसे उसकी तरफ गेंद आ रही है तो गेंद को पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है, तो ऐसी मतलब नियोग्यता कहलाती है दोस्तों डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, डिस्प्रेक्सिया ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डिसकैलकुलेटिया, ठीक है, देखिए आप कैलकुलेट से संबंधित हो गया। डिसकैलकुलिया का मतलब होता है गणना संबंधित, यानी गणित विकार जो होते हैं। ठीक है, यानी गणना संबंधित जो विकार होते हैं, बच्चे में गणना नहीं कर पाएगा वो। और जो आपका थर्ड ऑप्शन है डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया तो आप जानते ही हैं, पढ़ने से संबंधित विकार होता है, वो पढ़ नहीं पाता है। पढ़ने से संबंधित विकार डिसलेक्सिया, लेक्सिया जब आए तो वो पढ़ने से संबंधित। और डिस्फैक्सिया, ठीक है, डिस्फैक्सिया दोस्तों क्या होती है दोस्तों, ये भाषा संबंधित विकार होता है, भाषा। ठीक है ना, ये भाषा संबंधित वो सही मतलब विकार होता है डिस्फैक्सिया। आगे चलते हैं। अधिगम नियोग्यता क्या है। अधिगम यानी मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी। ठीक, एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है। देखिए दोस्तों, देखिए अधिगम नियोग्यता का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसे बच्चे, ठीक है ना, ऐसे विकार होते हैं जिनके कारण बच्चे सीखने, पढ़ने, लिखने, बोलने, तर्क करने तथा गणित के प्रश्न हल करने में उनको कठिनाई प्राप्त होती है। अधिगम नियोग्यता का मतलब लिखने, पढ़ने, बोलने, ठीक है ना, गणित के प्रश्न हल करने में उनको प्रॉब्लम होती, कठिनाई होती है। तो ये मतलब कैसी चीज़ है, कैसी अवस्था है। ठीक है, इससे क्या बच्चे में सुधार हो सकता है। तो दोस्तों ये एक चर अवस्था है। ठीक है, ये क्या है, एक वेरिएबल स्टेट है। मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसका इलाज तो नहीं हो सकता है, ठीक, किंतु उपचारात्मक अध्ययन विधि के उपयोग से बहुत लाभ होता है। यानी मतलब अगर हम इसका उपचारात्मक, ठीक है ना, जैसे कि मतलब जो है उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, ठीक, और उसका हर चीज़ में ध्यान दें, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन इसका इलाज नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए एक चर अवस्था है दोस्तों ये। अधिगम नियोग्यता एक चर अवस्था, हमेशा याद रखें, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है ये। डैश डैश के अतिरिक्त की बात हो रही है। निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण हैं, कौन कौन से हैं आप बताएं। ठीक, मतलब के अतिरिक्त, देखिए मतलब जो है एक नहीं होगा, बाकी समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण होंगे। तो 3 हैं और 1 नहीं है। समस्या की पहचान करना, तो ये समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण होते हैं। समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना, ये भी होता है। संभावित युक्तियों को खोजना, ठीक है, ये भी होता है। परिणामों की आशा करना। अब देखिए, समस्या समाधान में परिणामों की आशा की कोई बात ही नहीं होती, तो आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी इसके अलावा, ठीक है, परिणामों की आशा के अलावा तीनों दोस्तों समस्या, ठीक है, समाधान की प्रक्रिया के चरण होते हैं। ओके, देखिए उसमें समस्या की पहचान की जाती है, समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, संभावित युक्तियों को खोजा जाता है, ठीक है, फिर समस्या समाधान की जाती है। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 है, एक शिक्षक को आपके ऑप्शन हो जाएंगे। शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है आपके, शिक्षार्थियों द्वारा की गई कुछ त्रुटियों को भयंकर भूल मार करके, ठीक है, मान लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए। ये गलत है, भयंकर भूल नहीं, ना ना, बिल्कुल गलत। शिक्षार्थी, देखिए ऐसी बात हो ना, भयंकर हमने कहा ना, भयंकर, बाधा, ये सारी चीज़ें तुरंत आप हटा दीजिए। भयंकर भूल नहीं माननी चाहिए और मतलब त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी दो, तो ऐसे में बच्चा क्या होगा ना, उसके अंदर और मतलब जो कमियां उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है ना। उसको आप जो है ऐसे उसको मतलब एक प्यार से आप बताओ, समझाओ, ठीक है। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए, ठीक है। कितनी बार गलती से, तो आपको ये भी ऑप्शन नहीं सही लगता, ठीक है। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने, ठीक है, की कोशिश करें तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, तो ये तो भी बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक। देखिए दोस्तों, इसमें जो है व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए, ये भी गलत है दोस्तों। अब देखिए इसमें ये जो जब ये शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश, देखिए यहाँ पर बात क्या हो रही है, ये ऑप्शन आपका थर्ड ही सही होगा। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की, मतलब जब विचार वो बोल रहा होता है तो कोशिश कर रहे होते हैं, तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, उस समय टोकना नहीं चाहिए। जैसे कोई बच्चा है, अब मतलब कुछ बोल रहा है तो उसको बोलने देना चाहिए, बाद में उसको अच्छे से समझाना चाहिए, बेटा ऐसे नहीं ऐसे है ये। अगर आप तुरंत बोल दोगे तो उसमें भी हीन भावना उस समय उत्पन्न हो जाएगी। तो ये आपका उपयुक्त आंसर आपका थर्ड ही होगा, ठीक है, यही सही होगा। बाकी और कोई सही नहीं हो रहा है तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। पहले आपको क्वेश्चन समझना पड़ता है, देखिए क्वेश्चन न समझने की गलती है, इसीलिए क्वेश्चन आप आंसर भी आप समझिए। देखिए जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, इसमें शब्दों पर बहुत ही मतलब पकड़ होनी चाहिए अच्छे से, और आप क्वेश्चन को अच्छे से समझें। आगे चलें। सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिला होती है, परीक्षा प्रारंभ होती तो वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन है आपके, वो शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं थी, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, ठीक। और आगे है आपका ऑप्शन, निरीक्षण शिक्षिका को ड्यूटी पर है, वहाँ उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव से बहुत कठोर है, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है। देखिए सारे जो आपके आंसर हैं, ऑप्शन हैं, वो नेगेटिव हैं 3, और पॉजिटिव आंसर आपका यही होगा, ठीक है। देखिए शायद अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं, देखिए वो तो तैयारी बढ़िया की थी ना, शायद वो परीक्षा के परिणाम के बारे में अधिक सोचते, ये भी नहीं होगा। निरीक्षण शिक्षिका जो, ये भी नहीं होगा। तो अब देखिए, जब कभी भी ऐसी प्रॉब्लम तभी होती जब आप संवेगात्मक आवेगों का सामना नहीं कर, अचानक जब आपके सामने कोई चीज़ आएगी, अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो तो उन चीज़ों को आप सामना कर सकते हो। तो इसका मतलब इमोशनली वो जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, आकस्मिक जो मतलब जो है चीज़ें अब जब उसके सामने आती है तो वो नर्वस हो जाती है, यही कारण है, ठीक है। इमोशन की इसमें बात हो सकती है ओनली, बस और कुछ नहीं, क्योंकि वो तैयारी की थी। आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है, ठीक। संज्ञानात्मक क्रिया मतलब जो है कॉग्निटिव वर्ब, ठीक है, दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए लाई जाती है। पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना, वर्णन करना। देखिए दोस्तों, पहले आप संज्ञानात्मक क्रिया समझ लीजिए, संज्ञानात्मक होता क्या है, ठीक है। संज्ञानात्मक का मतलब जो बौद्धिक यानी ज्ञान से संबंधित है, ठीक है, आप ये पहले समझ लीजिए, ज्ञान संबंधित है। दोस्तों संज्ञानात्मक जो एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है, ये एक बौद्धिक प्रक्रिया है, बुद्धि से संबंधित है, एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों, अनुभवों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विचारों, ठीक है, विचारों के द्वारा, अनुभवों के द्वारा और ज्ञानेंद्रियाँ आपकी जो हैं उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है।
ठीक है। निर्णय करना जैसे इसमें हो गया, वर्णन करना, तुलना करना, वर्गीकरण करना आदि संज्ञानात्मक क्रियाएं हैं। जैसे कोई निर्णय लेंगे, देखिए ज्ञान की बात कभी आप निर्णय तभी लिख पाओगे जब आप बुद्धिमान होंगे। ठीक है। तुलना कर पाओगे, तुलना चीज़ों में वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें संज्ञानात्मक जो विकास ज़्यादा है, ठीक है, चीज़ों का। और साथ में वर्गीकरण करना, चीज़ों का वर्गीकरण मतलब जो है उनको अलग अलग करना। तो दोस्तों ये संज्ञानात्मक जो है इसमें वर्गीकरण हो जाएगा ऑप्शन आपका, ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। पहचान करना नहीं आएगा, अंतर करना नहीं आएगा, वर्णन करना नहीं आएगा, ये आपका वर्गीकरण आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। उपयुक्त आंसर यही है आपका। ओके, आगे चलते हैं। राजेश अति लोलुप पाठक है, लोलुप, ठीक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरण पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश ठीक भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। मतलब अति लोलुप पाठक का मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षक अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नज़र आता है। उसे डैश डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। मतलब उसे क्या कहा जा सकता है? तथ्य आधारित शिक्षार्थी, शिक्षण अभिप्रेरित शिक्षार्थी, आकलन आधारित शिक्षार्थी, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। मतलब वो हमेशा जो पढ़ने पर ही, यानी मतलब जो कहना ना पड़े और पढ़ने पर अपना जोर देता रहे, यानी अपने आप जो है पढ़ता रहे, पढ़ाई पर ही ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ऐसे बच्चे को क्या बोलते हैं? ठीक, तो ऐसे बच्चे को दोस्तों बोलेंगे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अभ्यर्थी। यानी आंतरिक रूप से अपने ही अंदर वो मतलब चीज़ें बैठा लिया है कि मुझे पढ़ना है, किसी कहने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे आगे कुछ करना है। ठीक, तो ये बच्चा होगा आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चा है ये। ठीक है, आंतरिक रूप से खुद से अभिप्रेरित, आंतरिक का मतलब खुद से। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चे पर खोज की अनुमति दे दी जाती है तो संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वो व्यथित हो जाते हैं। ऐसा डैश की अभिप्रेरण कारण होता है। मतलब जब उनको खोज करने की अनुमति दी जाती है तो संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जब उनको मतलब हतोत्साहित हो जाते हैं तो व्यथित हो जाते हैं। हतोत्साहित होने पर बच्चा मतलब व्यथित हो जाता है। ठीक है, टेंशन में आ जाता है। तो आपका ऑप्शन है डैश उनकी अभिप्रेरणा कारण, मतलब किस अभिप्रेरणा कारण ऐसा होता है? अपनी उपेक्षा को कम करने, कक्षा के साथ संबद्ध होने, कक्षा में अव्यवस्था फैलाने और अपनी शक्तियों का उपयोग करने। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा अपनी उपेक्षा को कम करने, कि इसलिए होता है अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए। ठीक है, ठीक, अपनी उपेक्षा को कम करने की अभिप्रेरणा कारण ऐसा हो सकता है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेग के नियंत्रण बनाए रखने में, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बताने कि अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं, निष्पक्ष रूप से शिक्षण अभ्यास करने में। देखिए आपका क्वेश्चन था कि मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। किस चीज़ के योग्य बनाती है? ऑप्शन आप पढ़ लिए हो, अब आप आंसर दीजिए। ठीक, तो क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आप दोस्तों, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। ये ऑप्शन 2 सेकंड सही हो जाएगा, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। यानी मानव बुद्धि और विकास की समझ, देखिए शिक्षार्थियों के शिक्षण में स्पष्टता लाती है विविध शिक्षार्थियों के। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में प्रभावित करते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। ये तो पहले ही बाधक वाले जितने भी उनको आप हटा ही दीजिए। ठीक है,
ये तुरंत गलत हो जाते हैं। देखिए आपके ऑप्शन हो जाएं क्या सही है। आप खेलना संज्ञान एवं सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। देखिए आपका थर्ड सही हो जाएगा। खेलना और संज्ञान सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है ये, ठीक है। कौन सा सार्थक? खेलना संज्ञान सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, ये तो गलत है, जरूरी नहीं है, हर तरीके से सीखते हैं। सीखना और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभावित करते हैं। अप्रभावित की बात हो ही नहीं सकती, गलत हो गया। 26 क्वेश्चन है दोस्तों। बच्चे के विकास में आनुवंशिक और वातावरण भूमिका के बारे बच्चे के विकास में आनुवंशिक वातावरण भूमिका के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, आनुवंशिक और वातावरण की बात हो रही है। ऑप्शन है समवयस्क और पैतृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। आनुवंशिकता वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। ठीक, आनुवंशिकता वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% का योगदान देते हैं। तो क्या आंसर होगा दोस्तों? ठीक, आप देखिए आंसर इसका होगा आपका समवयस्क और पैतृक जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों आपको पता है जो बच्चे में आनुवंशिक गुण उसके चारों ओर वातावरण पर निर्भर करते हैं। ठीक, आनुवंशिक गुण बच्चे में होते ही होते हैं और जो उसके चारों तरफ का वातावरण होता है वो उस पर निर्भर करता है कि बच्चा कैसा है। ठीक, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि जो समवयस्क या पैतृक यानी जीन्स के सापेक्ष योगदान की आवश्यकता हो उसमें, यानी वो बच्चा कि जैसे उसके पापा रहे हों, ठीक है, उसी के अनुरूप आप जो है आगे वो काम करे, ऐसा नहीं है तो आपका योगदान योगात्मक नहीं होता है। ठीक है, ये सही हो जाएगा इसमें। देखिए समाजीकरण, देखिए अब पिछला जो हम वीडियो बनाया था उसमें भी समाजीकरण पूछा गया था। ये पूर्व का जो पेपर है दोस्तों, क्वेश्चन प्रश्न पत्र है, तो ये अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इसीलिए हम कहते हैं आप जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, जो पूर्व में आए हुए प्रश्न पत्र हैं उनको सॉल्व कीजिए। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। समाजीकरण हमने बताया था, समाजीकरण क्या होता है, यानी मतलब जो है अनुकूलन, समाज में अपने आप को अनुकूलित समंजित करना। ठीक है, वही मतलब जो है समाजीकरण होता है। समाज के मूल्यों और जो उसके मूल और गुण हैं उनको ग्रहण करना, उसी के अनुरूप अपने आप को अनुकूलित कर लेना। शिक्षण पढ़ाए गए बीच संबंध, ये तो गलत पहला ही हो गया। समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, ये भी गलत। समाज के मानदंडों के साथ समाज के जो मानदंड हैं उनके साथ अनुकूलन करना, ये आपका थर्ड सही हो जाएगा। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, ये भी गलत, तो आपका थर्ड इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 28, एक पीटी, ठीक है, पीटी शिक्षक है, क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के साथ क्षेत्र रक्षण, ठीक है, कुछ सुधारना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति उसको लक्ष्य को प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? ठीक है, मतलब जो है क्षेत्र रक्षण, ठीक है, क्रिकेट है ना, तो जो मतलब फील्डिंग करते हैं ना उनको सुधारना चाहता है, तो क्या मतलब सहायक होगा? शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर, पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थियों को अवलोकित करना, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अत्यधिक अभ्यास करवाना। ठीक है, देखिए दोस्तों कोई चीज़ अभ्यास के माध्यम से जल्दी सीखी जाती है, वो कारगर ज़्यादा होती है, तो जहाँ अभ्यास की बात अधिक, ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास जब करवाएंगे तो वो ज़्यादा कारगर होगा। सर्वाधिक सहायक जो है यही दोस्तों अत्यधिक अभ्यास करवाना। ठीक है, प्रैक्टिस मेन परफेक्ट। 29 क्वेश्चन है, एक शिक्षिका को अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहते कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके और वहाँ विभिन्न समूहों को एक स्थिति वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वायुगोष्ठी के परिपेक्ष के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिपेक्ष विकसित करेंगे। ठीक है, वायुगोष्ठी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया था, सीखने का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा आप बताएं। ऑप्शन ए है आत्मसात, निर्माण, संक्रियाकरण और तर्कसंगत। तो दोस्तों ये ऑप्शन ए हो जाएगा आत्मसात। ठीक है।
वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिपेक्ष विकसित करेंगे, तो यह प्रक्रिया आत्मसात के अंतर्गत आती है। देखिए दोस्तों, जब जो है बच्चे उसको करेंगे, ठीक है ना, अपने से करेंगे, अपने तरीके से मतलब जो है स्थिति को विकसित करेंगे, तो मतलब चीज़ों को आत्मसात कहीं ना कहीं तो करेंगे ही करेंगे। और जिसके अनुसार जब बच्चे कोई नया अनुभव होता है तो अपने पूर्व अनुभवों से उसको संबद्ध करता है, ठीक है। बच्चे में जब नया अनुभव होता है तो कहीं ना कहीं अपने पूर्व अनुभव के साथ उसको संबद्ध करता है, उससे जोड़ता है उसको, ठीक है। सीता के हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल चावल खाने एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा बताएं? समयोजित, अनुकूलित, समुचित और अंगीकार। तो मतलब देखिए, उसने अपने हाथ से मतलब जो है दाल खाना और चावल खाना सीख लिया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अनुकूलन कर रही है, ठीक है, अपने आप। तो ये मतलब आपका एक सेकंड सही हो जाएगा, ठीक। तो अनुकूलित करना, अपने आप को कहीं ना कहीं अनुकूलित करना, यानी कभी व्यक्ति जब अपने आप को किसी समाज में ढाल लेता है, यानी किसी भी चीज़ में ढाल लेता है, तो इसका मतलब वो अनुकूलित कर रहा है उसको, ठीक है। तो दोस्तों, आज की 30 क्वेश्चन समाप्त हुए। आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार वीडियो देखिए। एग्ज़ाम में इन्हीं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं और अगले वीडियो हम आपको बनाते रहेंगे। अभी देखिए, आज 25 तारीख है और कल 26 से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेंगे। जिनका एग्ज़ाम 28 को दोस्तों, उनके एडमिट कार्ड जो है 26 से डाउनलोड होने लगेंगे, ठीक, कल से। इसके बाद आपको बस रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। Thanks for watching this video. Please subscribe this channel.